नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की कहानी असल में कितनी पुरानी और कितनी विशाल है? ये सिर्फ कुछ तारीखों और राजा महाराजाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो हजारों सालों में सभ्यताओं के बनने और बदलने की एक महागाथा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और भारत के अतीत की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई हजारों साल पहले की इन कहानियों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। मतलब इतिहासकारों के पास कोई टाइम मशीन तो होती नहीं है ना? तो आइए देखते हैं कि वो अतीत के इन राजों को खोलने के लिए किन सुरागों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इतिहासकार काफी हद तक जासूसों की तरह काम करते हैं और उनके पास 3 मेन तरह के सुराग होते हैं। पहला, हमारे पुराने ग्रंथ और कहानियां, जिनसे हमें उस जमाने की सोच का पता चलता है। दूसरा, जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उन्होंने जो कुछ भी देखा सुना वो लिख कर गए। और तीसरा, जो सबसे रोमांचक है, वो है पुरातात्विक खोजें, यानी जमीन के नीचे दबे हुए शहर, पुराने सिक्के और तरह तरह की चीजें जो अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। तो चलिए अब समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत की धरती पर पहले इंसानों ने अपने कदम रखे थे। ये हमारी कहानी की बिल्कुल शुरुआत है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सोचिए कि ये कहानी कितनी लंबी है। हम बात कर रहे हैं लगभग 4 लाख साल पहले के इंसानी निशानों के। फिर करीब 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ जैसे पहले गांव बसने लगे और उसके भी बाद जाकर महान सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। सच कहें तो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इस विशाल समय रेखा पर बस एक छोटे से पल जैसी है। अब हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। हम भारत के पहले शहरों की दुनिया में कदम रख रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिर्फ कुछ गांव नहीं थे, बल्कि ये दक्षिण एशिया की पहली महान शहरी संस्कृति थी। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले वहां के लोगों ने ग्रिड पैटर्न पर एकदम प्लान्ड शहर बसाए थे, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया और मेसोपोटामिया जितनी दूर तक व्यापार करते थे। कमाल की बात तो ये है कि उनकी अपनी एक लिखावट भी थी, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, और उनकी कलाकृतियां तो बस देखने लायक थीं। वाकई एक बहुत ही एडवांस सभ्यता थी ये। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और ये शानदार शहर वीरान हो गए। इसके बाद जो युग आया, जिसे हम शुरुआती वैदिक काल कहते हैं, वो बिल्कुल अलग था। अब बड़े बड़े शहरों की जगह गांव थे, व्यापार की जगह लोग पशु पालते थे और समाज कबीलों में बटा हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक बदलाव था। तो अब हम उस दौर में आते हैं जहां विचारों की ताकत और तलवार की ताकत दोनों ने मिलकर भारत का भविष्य बनाया। ये वो दौर था जब क्लासिकल इंडिया की नींव रखी जा रही थी। इसी समय में वेद और उपनिषद जैसे गहरे दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की भी रचना हुई। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो विचार और कहानियां हैं जिनका भारतीय समाज और संस्कृति पर सदियों से गहरा असर रहा है और आज भी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। यह विचार हजारों साल पहले उपनिषदों में लिखा गया था और आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इससे पता चलता है कि कैसे महान विचार समय की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। फिर लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में एक और बड़ी हलचल हुई। एक तरफ 16 बड़े बड़े राज्य, जिन्हें महाजनपद कहते थे, वो सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारकों ने नए दर्शन दिए, जिससे समाज में एक नई बौद्धिक क्रांति सी आ गई। और इसी राजनीतिक और बौद्धिक उथल-पुथल के बीच से निकला भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। इतिहास में ये पहली बार हुआ जब अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट के राज में उपमहाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा एक झंडे के नीचे आ गया। मौर्यों के बाद आया गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम काल या गोल्डन एज कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौर में गणित, जिसमें जीरो का कॉन्सेप्ट भी शामिल है, विज्ञान, साहित्य और कला में इतनी जबरदस्त तरक्की हुई कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए अब मध्यकाल में चलते हैं। ये एक ऐसा युग था जब भारत में नए लोग आए, नए नए विचार आए और इन सबके मिलने से एक अद्भुत सांस्कृतिक मिश्रण तैयार हुआ। साल 712 ईस्वी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इसी साल सिंध पर अरबों की जीत के साथ इस्लाम ने भारतीय उपमहाद्वीप में दस्तक दी। इस घटना ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया और इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद पावर का सेंटर दिल्ली बना
और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अगले 300 सालों से भी ज्यादा तक एक के बाद एक 5 अलग-अलग वंशों ने, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने यहाँ से एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया। और फिर आया साल 1526, जब इतिहास ने एक और बड़ी करवट ली। मध्य एशिया से आए बाबर ने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के आखिरी सुल्तान को हरा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रहा। मुगल साम्राज्य हमेशा एक जैसा नहीं था। अलग अलग शासकों की नीतियां बहुत अलग अलग थीं। जैसे अकबर ने धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा दिया और गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। वहीं उनके बाद औरंगजेब ने इस टैक्स को फिर से लगा दिया और उनकी नीतियां ज्यादा कट्टर मानी जाती हैं। ये इस युग की जटिलता को दिखाता है। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे नाटकीय अध्याय पर आते हैं, आधुनिक भारत का जन्म। ये कहानी है कि कैसे एक प्राचीन भूमि पहले उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़ी और फिर कैसे एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ी हुई। जैसे जैसे दिल्ली में मुगल सत्ता कमज़ोर होती गई, मराठों जैसी इलाकाई ताकतें बहुत मजबूत हो गईं। लेकिन उसी वक्त एक और नई शक्ति भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, यूरोप की व्यापारिक कंपनियां। और वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थीं, जल्द ही भारत में सत्ता का पूरा खेल बदलने वाला था। ये 200 साल का दौर बहुत तूफानी था। देखिए, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हुआ। ठीक 100 साल बाद 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इसके बाद 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और फिर 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन बंटवारे की एक भारी कीमत पर। ब्रिटिश राज की कहानी सीधी सादी नहीं थी। एक तरफ आर्थिक शोषण था तो दूसरी तरफ रेलवे और पोस्ट ऑफिस जैसी नई व्यवस्थाएं भी बनी। लेकिन इन सबसे बढ़कर इसी विदेशी शासन के खिलाफ पूरे भारत में एक शक्तिशाली स्वतंत्रता आंदोलन ने जन्म लिया। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ। ये बेशक जश्न का पल था, लेकिन इसके साथ एक गहरा दुख भी जुड़ा हुआ था। देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान बना, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों में एक भूचाल ला दिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसकी विरासत दोहरी थी, खुशी की भी और गम की भी। तो सिंधु घाटी के शहरों से लेकर आज के भारत तक की ये हजारों साल की यात्रा, ये असल में लगातार बदलाव, नए विचारों को अपनाने और साथ मिलकर एक नई पहचान बनाने की कहानी है। सवाल ये है कि इतिहास का ये विशाल कैनवस हमें अपने आने वाला कल, अपने भविष्य के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।